बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सॉल्यूशन। 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन आते ही अपने दिमाग में क्या ख्याल आता है कि शुगर ली और वाटर में डिसॉल्व कर ली, ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट लिया, कॉमन सॉल्ट लिया, वाटर में डिसॉल्व कर लिया, बन गया सॉल्ट सॉल्यूशंस, है ना। लेकिन सॉल्यूशंस का मतलब केवल यही नहीं होता है, अपन को वही टॉपिक में सीखना है। सॉल्यूशंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाती है जो मैंने आपको बताई। लेकिन सॉल्यूशंस रियल में क्या होता है, देखिए सॉल्यूशंस बेटा एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है। लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। मैंने क्या बोला? होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें दो या दो से ज्यादा अपन बोल सकते हैं, 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स अपन लेते हैं और वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते लेकिन फिजिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं या प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन को अगर अपन डिफाइन करें, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। मतलब एक सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मैंने बोला फिजिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं और उनका कंपोजिशन मतलब जो अपन कंपोनेंट्स ले रहे हैं वो कुछ हद तक वेरी कर सकता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, आपने 50 ग्राम शुगर ली और फॉर सपोज आपने 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर ली तो भी ये शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर आप 100 ग्राम शुगर लेते हो और 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर लेते हो तो भी ये शुगर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कंपोजिशन वेरी किया कि नहीं किया, है ना। शुगर पहले अपन ने कम ली थी फिर बाद में ले ली। तो इस लाइन का मीनिंग अपन को समझ में आ रहा होगा, whose composition can be varied within certain limits। ठीक, मतलब कंपोजिशन जो होता है कंपोनेंट का कुछ हद तक वेरी कर सकता है। अब अपन समझे होमोजीनियस क्या है। देखिए होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें अपन बोले कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब है ना, यूनिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज पूरे मिक्सचर में एक जैसी हो, कंपोजिशन एक जैसा हो, प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे अपन ने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो अगर अपन पीते हैं तो फर्स्ट सिप ले लो या लास्ट सिप ले लो, एक जैसा स्वाद आता है। क्यों आता है एक जैसा स्वाद? क्योंकि उसमें शुगर और वाटर अपन बोल सकते हैं थोरोली मिक्स्ड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस वजह से अपन को एक जैसा स्वाद आता है। ठीक, तो होमोजीनियस का मतलब भी अपन ने समझा। अब अपने दिमाग में आया क्या सारे मिक्सचर अपन बोले सॉल्यूशंस होते हैं? नहीं बेटा, सारे मिक्सचर्स जो होते हैं वो अपने सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। ठीक, लेकिन जो भी अपन बोल सकते हैं कि होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, है ना। ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सॉल्यूशन, सारे मिक्सचर्स तो सॉल्यूशन नहीं होते हैं। लेकिन अगर अपन बोले कि एक मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई भी मिक्सचर 2 एसेंशियल कंडीशंस को अगर फुलफिल कर देता है तो अपन बोल सकते हैं अपन उस मिक्सचर को सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। अब 2 एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी है? देखिए पहली कंडीशंस होती है कि आपने मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट लिए ना उनकी आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन। और दूसरा, आपका मिक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। If a mixture is to be called a solution, it must satisfy the following 2 conditions। कोई भी मिक्सचर अगर हम बोले एक मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। अभी मैंने बोला द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच आपस में कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। वो साथ में प्रेजेंट जरूर रहती है, लेकिन मैंने बोला कैसे प्रेजेंट रहती है? फिजिकली प्रेजेंट रहती है, उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती। दूसरा अपन बोल सकते हैं मिक्सचर मस्ट बी होमोजीनियस, मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। ठीक, और होमोजीनियस का अपन मतलब समझ ही चुके, होमोजीनियस का मतलब जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक, अब जैसे अपन एक बात करें लेमनेड, है ना। देखिए गर्मी के मौसम में अपन लेमनेड पीते हैं, लेमनेड का मतलब समझते हैं नींबू पानी। अब देखिए लेमनेड बनाने के लिए 4 कंपोनेंट अपन को चाहिए। अपन क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर में अपन लेमन जूस मिला लेते हैं, शुगर मिला लेते हैं और कुछ थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं हल्का से अमाउंट में अपन सॉल्ट भी मिलाते हैं। अब अगर अपन लेमनेड लेते हैं तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए आपने कितने कंपोनेंट लिए? 4 कंपोनेंट, वाटर लिया, शुगर ली, सॉल्ट लिया और आपने क्या लिया? लेमन जूस लिया। लेकिन जब अपन इसको पीते हैं तो फर्स्ट सिप और लास्ट सिप अगर आपने सारी चीजों को प्रॉपर्ली डिसॉल्व कर लिया है तो डेफिनेटली ये भी एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जितने भी कंपोनेंट हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और कंपोजिशन उसका सब तरफ एक जैसा होता है।
पीने में अपन को एक जैसा स्वाद आता है कि नहीं आता है? अपन फर्स्ट से पीते हैं और लास्ट से पीते हैं, एक जैसा स्वाद आता है। अगर यूनिफॉर्मली कंपोजिशन ना हो तो फिर अपन को स्वाद चेंज होगा, टेस्ट जो होता है वो चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। स्वाद एक जैसा आना ये प्रूफ करता है कि अपना जो लेमनेड है डेफिनेटली वो कैसा है, एक सॉल्यूशन है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, अब अपन डिस्कस कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। तो देखिए कंपोनेंट्स किसी सॉल्यूशंस में बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। जैसे अपन सी वाटर का एग्जांपल लेकर देखते हैं, है ना। देखिए सी वाटर का अगर अपन एग्जांपल लेकर देखें, मैंने बोला अपन लेते हैं एग्जांपल, देखिए सी वाटर का, है ना। सी वाटर, देखिए सी वाटर का, सी वाटर अपन ने लिया, ठीक है, सी वाटर। अब सी वाटर में अगर अपन कंपोनेंट की बात करें तो देखिए वाटर तो है ही, वाटर तो है। इसके अलावा कंपोनेंट्स होते हैं, NaCl होता है, KCl होता है, MgCl2 होता है ना, CaCl2 होता है, और भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, और ये भी एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि एक सॉल्यूशन में कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कितने भी कंपोनेंट हो अपन उनको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेनली दो कंपोनेंट में अपन उनको डिवाइड कर, सारे कंपोनेंट्स को अपन ये बोल सकते हैं कि दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर लेते हैं। देखिए दो कैटेगरी कौन सी हो सकती हैं? एक तो वो होती है जिसमें चीजें डिसॉल्व होती हैं, और एक वो होती है जो चीजें डिसॉल्व होती हैं। ठीक, तो इसमें अगर अपन देखें तो इनको अपन एक कैटेगरी में रखेंगे, इसको अलग कैटेगरी में रखेंगे। ये रखेंगे अपन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और ये क्या है सारे के सारे? ये हैं अपने सॉल्यूट्स। तो पहला कंसेप्ट अपन को ये क्लियर होना चाहिए कि किसी सॉल्यूशंस में कंपोनेंट्स जो हो सकते हैं वो जरूरी नहीं कि 2 हो, ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे अपन ने सी वाटर में देखा। लेकिन कितने भी कंपोनेंट हो अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए किसी भी सॉल्यूशंस में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि अपन ने सी वाटर के एग्जांपल से समझा। अब अपन ये डिस्कस कर सकते हैं, भाई अपने दिमाग में आता है कि सॉल्यूट क्या होता है। तो देखिए मैं आपको समझाऊं, सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो डिसॉल्व होता है, उस कंपोनेंट को अपन सॉल्यूट बोलते हैं। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो कंपोनेंट सॉल्यूशंस का जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है मास के हिसाब से, उसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं। और देखिए सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड द सॉल्यूट। किसी सॉल्यूशंस का वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व होता है उसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। तो अभी मैंने समझाया सॉल्यूट क्या है? जो कंपोनेंट डिसॉल्व होता है या सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस कंपोनेंट को अपन सॉल्यूट बोलते हैं। अगर अपन सॉल्वेंट की बात करें तो बिल्कुल इसका अपोजिट कर सकते हैं, किसी सॉल्यूशंस का वो कंपोनेंट जिसमें अपन बोल सकते हैं जो डिसॉल्व करवाता है एक तरीके से, या फिर अपन ये बोले वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशंस का जो ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। या फिर अपन बोल सकते हैं जो चीजों को डिसॉल्व करवाता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। देखिए ये वो मीडियम है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर अपन अलग तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास देन द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। मतलब ऐसा कंपोनेंट जो मीडियम का काम करता है सॉल्यूशन में, मतलब चीजों को डिसॉल्व करवाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। या अपन बोल सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से लार्ज क्वांटिटी में होता है, जनरली लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। अब अपन ये एग्जांपल पर आ सकते हैं। देखिए अगर अपन बात करें, ये सारे सॉल्यूट है और वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये सब होते हैं, मेन कंपोनेंट वाटर है, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये वाटर हो गया सॉल्वेंट, और बाकी ये सारे होते हैं। इनमें भी जो NaCl है वो मेन सॉल्यूट होता है, मेन सॉल्यूट होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो बहुत सारे हैं सी वाटर में, लेकिन मेन सॉल्यूट जो है वो NaCl है। ठीक, अब अपन और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए किसी सॉल्यूशंस की जो फिजिकल स्टेट होती है ना, वो बेटा क्या होती है? अगर अपन बात करें, वो फिजिकल स्टेट होती है जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है। सॉल्वेंट की जो भी फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कहलाती है। ठीक, मतलब सॉल्वेंट कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं डिटरमाइन करता है कि किसी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी। ठीक, अब अपन शुगर सॉल्यूशन लेके देखे। शुगर सॉल्यूशंस की अगर अपन बात करें, शुगर सॉल्यूशन
शुगर सॉल्यूशन। तो भाई अपन शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं बेटा, अपन वाटर लेते हैं, अपन ने क्या किया, अपन ने वाटर लिया ऐसे, ठीक, और उसमें शुगर डिसॉल्व करवा दी, है ना। अपन ने क्या डिसॉल्व करवा दी, शुगर डिसॉल्व करवा दी, शुगर, और ये अपन ने वाटर लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ। तो भाई शुगर सॉल्यूशन में आप खुद बता सकते हो कौन सी क्वांटिटी, मतलब किसकी क्वांटिटी आप ज्यादा लोगे, डेफिनेटली वाटर ज्यादा लिया जाता है ना। ये लार्ज अमाउंट में होता है, शुगर के कंपेरिजन ये लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट अपन इसका लेते हैं, और शुगर का वाटर के कंपेरिजन में अपन स्मॉल अमाउंट लेते हैं, स्मॉल अमाउंट लेते हैं, ठीक। तो क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड हो गया कि नहीं हो गया, है ना। कम क्वांटिटी वाले को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा बेटा, ये सॉल्वेंट कहलाएगा। और अपन दूसरी डेफिनेशन जो अपन ने देखी थी उसके हिसाब से भी, अच्छा वाटर डिसॉल्व करवाता है ना, मीडियम बनता है ना, शुगर को यही तो डिसॉल्व करवाता है, तो वाटर क्या बनेगा, सॉल्वेंट। और शुगर तो डिसॉल्व होती है, तो शुगर क्या बनेगी, सॉल्यूट बनेगी, है ना। तो बिल्कुल अपन ने आसानी से समझा। अब अपन बात कर सकते हैं एक अपना टॉपिक एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, है ना। देखिए एक्वा का मतलब ही होता है वाटर, एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, है ना। जैसे अपन जब आरओ नए नए आए तो कुछ कुछ इसी नाम से मिलते जुलते थे, आपने देखा एक्वा गार्ड, है ना। तो आपने अब शायद पहले भी गौर किया हो या अब मेरे कहने के बाद आप गौर कर रहे हो, एक्वा का मतलब होता है वाटर, इसीलिए एक्वा गार्ड और इस तरह के नाम से ही आरओ शुरू में आए थे। फिर बाद में अलग अलग आने लगे, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले उन्होंने इसी नाम से बनाए थे। तो अपन यहाँ पर बात करें एक्वस एंड नॉन एक्वा सॉल्यूशन, तो मैंने ये चर्चा क्यों की, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है वाटर। अब एक्वस सॉल्यूशन मतलब डेफिनेटली नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है उसको अपन एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं, है ना। ए सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। समझ में आया होगा। आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो और वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले रहे हो और उसमें चीजें डिसॉल्व करा रहे हो, तो मतलब वो सॉल्यूशंस किस कैटेगरी में रखा जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे आप ग्लूकोज लो, वाटर में डिसॉल्व कर दो, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। आपने शुगर ली, वाटर में डिसॉल्व करवा ली, शुगर का एक्वा सॉल्यूशन बन गया। आपने यूरिया लिया, वाटर में डिसॉल्व करा लिया, यूरिया का एक्वा सॉल्यूशन बन गया, है ना। आपने कॉमन सॉल्ट लिया और अपन बोल सकते हैं वाटर में डिसॉल्व कराया, तो अपना कॉमन सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बन गया, ठीक। अब एक्वा सॉल्यूशंस अगर बन सकते हैं तो फिर अपन ये चर्चा कर सकते हैं कि भाई नॉन एक्वा सॉल्यूशंस की जरूरत क्या पड़ती है ना। वाटर तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ना, क्यों बोल सकते हैं, देखिए वाटर सबसे सस्ता सॉल्वेंट है, इससे सस्ता कोई सॉल्वेंट मिल भी नहीं सकता। और दूसरा, वाटर में मैक्सिमम सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वाटर से अच्छा सॉल्वेंट है ही क्या। लेकिन डेफिनेटली कुछ सब्सटेंस तो ऐसे होते हैं ना जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, और अपन को उनका सॉल्यूशंस तैयार करना है, तो बेटा क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई दूसरा सॉल्वेंट अपन इस्तेमाल करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस चीज का अपन सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होते, है ना। तो अपन फिर वाटर की जगह अगर कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल करें एज ए सॉल्वेंट, है ना, मतलब अपन बोल सकते हैं अगर वाटर की जगह अपन कोई और लिक्विड इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉल्वेंट, तो फिर अपन उस सॉल्यूशंस को एक्वस नहीं बोलेंगे, नॉन एक्वस बोलेंगे। नॉन का मतलब है नहीं, पानी नहीं होना चाहिए, है ना, एज ए सॉल्वेंट। तो देखिए, ए सॉल्यूशन इन विच एनी अदर लिक्विड एक्सेप्ट वाटर, वाटर के अलावा एक्ट्स एज द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। वाटर के अलावा अगर आप कोई भी अदर लिक्विड ले लो, अदर लिक्विड अपन कौन सा ले सकते हैं भाई, बहुत सारे आप सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, है ना, कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हो, है ना, अपन एल्कोहल ले सकते हैं, बहुत सारे अपन सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस जिनमें वाटर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं होता, अपन उनको नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब एग्जांपल अपन देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे किसी पर्सन को आयोडीन की कमी हो जाती है, पर्टिकुलर जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से आयोडीन लेना पड़ेगा, तो उनको सजेस्ट करते हैं आयोडीन का सॉल्यूशंस। अब आयोडीन तो वाटर इनसॉल्युबल होता है, क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो डेफिनेटली अपन को आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसको अपन को पीना भी है क्योंकि पेशेंट पिएगा, तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो टॉक्सिक ना हो, है ना, या कंपैरेटिवली बहुत कम
टॉक्सिक हो बॉडी के लिए, तो अपन इस्तेमाल करते हैं इसीलिए इथाइल एल्कोहल। क्या इस्तेमाल करते हैं? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जो है उसमें अपन बोल सकते हैं इथाइल एल्कोहल में आयोडीन डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि आयोडीन टोटली नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपन बोल सकते हैं इथाइल एल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन या आयोडीन टिंचर। क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीनिल एल्कोहल। ठीक है, तो अपन ने एल्कोहल में क्यों बनाया? क्योंकि आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होता नहीं, तो इसको अपन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इस तरह देखिए सल्फर, सल्फर भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है ना, सल्फर वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। सल्फर को किस में डिसॉल्व करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड में। देखिए ये सॉल्वेंट होता है कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये भी डेफिनेटली यहाँ पर वाटर नहीं आ रहा है जो सॉल्वेंट, तो क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसी तरह अपन बोल सकते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन भी नॉन पोलर है नेचर में, तो ये भी अपन बोल सकते हैं किसमें डिसॉल्व होता है? टोटली नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि इसका जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट है, वो 0 है, तो ये टोटली नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, इसलिए नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक लाइन में अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आपने वाटर को एज ए सॉल्वेंट लिया है वो एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें आपने वाटर के अलावा कोई अलग लिक्विड लिया है, कोई अदर लिक्विड लिया है एज ए सॉल्वेंट, तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अपन बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की जब अपन बात करते हैं तो सॉल्यूशंस वर्ड सुनते ही अपने दिमाग में ये आता है बस शुगर ली, वाटर में डिसॉल्व कर ली, यही सॉल्यूशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, सॉल्यूशंस बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस मेजरली अगर अपन डिवाइड करें तो 3 ही टाइप के होते हैं। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, है ना। मैंने क्या बोला? मेजरली अगर अपन डिवाइड करें तो सॉल्यूशंस केवल 3 टाइप्स के ही होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशन। अब अपन ये बोल सकते हैं इस तरह में डिवाइड क्यों किया? देखिए आप जो भी सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी, उसकी कोई तो फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, कोई भी। आप कुछ भी सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे तो वो कोई ना कोई फिजिकल स्टेट रखेगा, ठीक, या तो सॉलिड होगा। तो देखिए आप कैसा भी सॉल्यूशन बना लो, अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है, अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है, समझना, जो भी फिजिकल स्टेट है, जैसे सॉलिड है तो अपन उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। अगर अपन बोल दें कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट रखता है तो अपन बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस, और अगर अपन बोले सॉल्वेंट की गैसियस स्टेट है तो अपन उसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। तो ब्रॉडली जो अपन डिवाइड कर रहे हैं, मैंने बोला है ना, वो सॉल्यूशंस 3 टाइप्स के ही हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। तो इनको कैसे डिवाइड किया है? ये केवल इस बेसिस पर डिवाइड किए जाते हैं, अपन बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, इसी बेसिस पर अपन डिवाइड करते हैं। अब देखिए पहला अपन ने लिया सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसमें एक चीज तो अपन ने कंफर्म कर ली कि सॉलिड सॉल्यूशन जो है ना, इसमें सॉल्वेंट सॉलिड ही रहने वाला है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड ही होगा। आप देख सकते हो, देखिए सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लेकिन अब ये अपना जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, ठीक। अब अपन क्या चेंज कर सकते हैं? सॉल्यूट अपना सॉलिड हो सकता है कि सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया, अपना सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है और अपना सॉल्यूट गैस हो सकता है, हो सकता है ना। मतलब अपन किस चीज को चेंज कर सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में? अपन सॉल्यूट को चेंज कर सकते हैं। सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट गैस हो सकता है, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन ने सॉलिड सॉल्यूशन नाम दे दिया है तो अपन सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, वो सॉलिड ही होगा, ठीक। तो अपन क्या करें? अगर अपन इसको कैसे पढ़ने वाले, देखिए अपन ने कैसे डिवाइड कर लिया, इधर सीरियल नंबर ले लिया, इधर सॉल्यूट लिया, इधर सॉल्वेंट लिया, इधर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस बेसिस पर कि किसको किस में मिला रहे हैं, है ना, इस बेसिस पर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस अपन को डिस्कस करना और इधर एग्जांपल्स अपन को डिस्कस करना। देखिए पहला अपन ने लिया सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें फर्स्ट ले रहे हैं कि सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, मतलब अपन जिसको डिसॉल्व कराना चाहते हैं वो भी सॉलिड है और जिसमें डिसॉल्व कराना चाहते हैं वो भी सॉलिड है। तो इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसमें एग्जांपल आ जाते हैं एलॉयज। तो अपने दिमाग में एक चीज आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए, सॉलिड तो सॉलिड मिक्स हो ही नहीं सकता, तो होमोजीनियस कैसे होगा? क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि 2 सॉलिड की मिक्सिंग कर दो
दो सॉलिड चीजों की मिक्सिंग करो, हमेशा हेट्रोजीनस बनता है, और हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होता है वो तो सोल्यूशन होता ही नहीं है ना। तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि सॉलिड और सॉलिड आपस में मिक्स होकर सोल्यूशन कैसे बना लेते हैं, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन कैसे बना लेते हैं, जिसमें एग्जांपल आ रहा है एलॉय। तो देखिए मैं आपको इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के पहले ही बता दूं, अपन जो भी स्टेट कंसीडर करते हैं वो रूम टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेट मतलब अपन बोल सकते हैं कंसीडर की जाती है। अब सॉलिड सॉलिड हेट्रोजीनस पिक्चर बनाएंगे वो सोल्यूशन कहलाएंगे नहीं। तो देखिए एलॉयज कैसे आते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखिए एलॉयज इसमें कैसे आते हैं। देखिए एलॉयज अपन समझते हैं, इसमें अपन फर्स्ट ले लेते हैं, जैसे ब्रास लिया अपन ने, है ना, ब्रास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, देखो जो पूजा घरों में इस्तेमाल होता है, पीतल, दिए वगैरह रहते हैं पीतल के, ठीक। तो ये ब्रास है। अब ब्रास जो होता है देखिए इसमें कॉपर और जिंक होता है। क्या होता है, कॉपर और जिंक। अब कॉपर का जो परसेंटेज होता है बेटा वो वेरी करता है 65% टू 80%। तो डेफिनेटली जिंक का परसेंटेज क्या आ जाएगा, अपन बोल सकते हैं जिंक का परसेंटेज आ जाएगा 20% से लेकर 35%। मतलब परसेंटेज वेरी कर सकता है। अपन ये सोल्यूशन के डेफिनेशन में पढ़ा कि कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन मतलब सोल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है वो कुछ हद तक कुछ लिमिट तक वेरी कर सकता है। इसमें भी देखिए वेरी कर रहा है ना। जो पीतल है वो थोड़ा अलग तरह का, थोड़ा सा शाइनिंग वाइज अलग बन जाएगा अगर परसेंटेज वेरी करेंगे, लेकिन बनेगा ब्रास ही, ठीक। तो अपन ने कॉपर को जिंक में मिला दिया, ये एक एग्जांपल हुआ ब्रास का, है ना, मतलब एलॉय का। दूसरा अपन ले लेते हैं ब्रॉन्ज, इसको अपन कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कांसा बोलते हैं, कांसा। अब ये थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। पहले अपन अगर आप अपने ग्रैंडफादर वगैरह से बात करें तो ये पहले काफी इस्तेमाल होने वाला मतलब इसी के बर्तन वगैरह ज्यादा इस्तेमाल होते थे। अब थोड़ा ये कम चलन में है। और ये किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। इसमें कॉपर कितना होता है, इसमें कॉपर 90% होता है, और टिन कितना होता है बेटा, 10% होता है ना। इस तरह अपन ले सकते हैं। देखो जर्मन सिल्वर, अब ये चांदी जैसा दिखता है बस, है ना, चांदी जैसा दिखता है बस। इसमें कॉपर होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें निकेल होता है, और ये 60% होता है, ये अपना 20% होता है, और ये भी 20% होता है ना, ये 20% होता है। इसी तरह अपन ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील में क्या होता है बेटा, आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है ना। ये 74% होता है, ये 18% होता है, और ये अप्रोक्स 8% के आसपास होता है। तो अपन अगर गौर करें तो एलॉयज क्या है, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, है ना। एलॉयज क्या होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ये होता है, ठीक। और मेटल्स अगर अपन जानते ही हैं मरकरी को छोड़कर सभी सॉलिड होते हैं, तो मतलब ये सारे मेटल सॉलिड है। अब इनको मिलाया कैसे जा सकता है, और अगर मिला भी दिया, मान लीजिए आपका मन करे कि पाउडर करके मिला दिया, तो फिर ये हेट्रोजीनियस बनेंगे। तो होमोजीनियस कैसे बनेंगे, और जब तक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा तब तक सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इन मेटल को, जैसे अपन को ब्रास बनाना है, मेल्ट कर लेते हैं दोनों को, लिक्विड फॉर्म में ले आए, गर्म करके, है ना। लिक्विड फॉर्म में जैसे ही आते हैं अपन इनको इसी परसेंटेज में मिला देते हैं, मिला दिया। और अपन को जो भी जैसे बर्तन बनाना है, जो भी शेप का, उसी शेप के ढांचे में अपन बोल सकते हैं, सांचे में अपन ने डाल दिया, ठीक। जब ठंडा होगा तो अपने आप बन जाएगा। लेकिन जब आपने मिलाया तब ये किस स्टेट में थी, जब बहुत गर्म थी, लिक्विड। और लिक्विड जो मिसिबल होती है वो तो होमोजीनियस ही बनाते हैं, सोल्यूशन ही तो बनेगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये क्या है, सॉलिड। इसीलिए आपका मन कर सकता है कि हमने तो लिक्विड को लिक्विड मिलाया, तो इस एग्जांपल को अपन को किसमें रखना चाहिए, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में। लेकिन मैंने पहले ही बताया, आप किसी भी चीज की रूम टेम्परेचर पर जो फिजिकल स्टेट होती है उसी को कंसीडर करोगे। आप तो इसको गर्म करके मिला रहे हो तब ये लिक्विड है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपर, जिंक, टिन, मतलब निकेल, आयरन, क्रोमियम, है ना, ये सारे, और निकेल, ये सब क्या होते हैं, तो आप बोलोगे रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड होते हैं। इसीलिए अपन इसको किसमें कंसीडर करते हैं, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन में कंसीडर करते हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल। अब देखिए लिक्विड इन सॉलिड, अब अपन लिक्विड को सॉलिड में मिला रहे हैं। अब यहां पर फिर आपका दिमाग घूमेगा कि लिक्विड इन सॉलिड,
कि सॉलिड में आप लिक्विड मिला रहे हो और वो भी सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहां पर बड़ा दिमाग चकराता है कि यार सॉलिड में लिक्विड कैसे मिलाया जा सकता है। ठीक, देखिए लिक्विड इन सॉलिड, तो आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे ऐसे मिलाओगे तो नाम क्या आएगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसमें क्या आता है, देखिए जितने हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड, अब मैंने बोला हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या है, देखिए आप जब फॉर्मूले वगैरह पढ़ते हो कंपाउंड के जिनमें डॉट वाटर करके लगा होता है, जैसे अपन बोल सकते हैं ब्लू विट्रियोल, है ना, 10th क्लास में आता है सेकंड चैप्टर में, ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2, अपन बोल सकते हैं ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2, है ना। ये सारे एग्जांपल किस में आ जाते हैं, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन में आ जाते हैं। उसके अलावा देखिए सोडियम अमलगम, देखिए अमलगम वर्ड जहां पर भी आ जाए तो आपको बिंदास समझ लेना कि मरकरी इंक्लूड है, अमलगम जहां वर्ड आ जाए। सोडियम अमलगम तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, है ना, इसमें ये हो गया अपना, क्या हो गया, अपन मरकरी की बात करें तो ये हो गया सॉल्यूट और सोडियम हो गया सॉल्वेंट। इस तरह डेंटल अमलगम, ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, मतलब अपन बोल सकते हैं कभी ना कभी नीट जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेंटल अमलगम। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डेंटल अमलगम लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है कि सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए मरकरी लिक्विड है, मरकरी लिक्विड है तो मरकरी क्या बनेगा अगर अपन बात करें सॉल्यूट, और सिल्वर क्या बनेगा, सिल्वर क्या होता है, देखिए रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या होता है, अपन को पता है मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और सिल्वर तो सॉलिड होता है। तो अपन को ये एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना है, स्पेशली ये वाला एग्जांपल डेंटल अमलगम, ठीक है। इसके अलावा अपन डिस्कस करने वाले, देखिए हाइड्रेटेड सॉल्ट मैंने बताया, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स देखिए, है ना, एग्जांपल लिखूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए CuSO4.5H2, अब यहां पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब आप यहां पर कह सकते हो, देखिए ये तो हो गया सॉलिड और इसको आप वाटर है तो इसको आप लिक्विड कंसीडर कर लो, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर तो H2 लिक्विड ही होता है ना रूम टेम्परेचर पर। अब आपको लग रहा है ये कम है ये ज्यादा है, संख्या में देखो, है ना, तो अपन बोल सकते हैं भाई जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो बनता है सॉल्वेंट, लेकिन यहां पर ये बन रहा है सॉल्यूट और ये बन रहा है सॉल्वेंट, ऐसा क्यों। तो आपने अगर मेरी बताई हुई डेफिनेशन पे गौर किया हो, जो एनसीईआरटी में भी एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी में जो लिखा है ना बेटा, वो जनरली वर्ड इस्तेमाल किया, वो ठीक भी है ना। जनरली वो कंपोनेंट जो मास के हिसाब से ज्यादा हो, मास के हिसाब से वो सॉल्वेंट होता है, और जो मास के हिसाब से कम हो वो सॉल्यूट होता है। अगर आप 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करो, 5 वाटर मॉलिक्यूल का, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 18, तो 18 इंटू 5, है ना, 18 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 90। अगर आप कॉपर सल्फेट का मास कैलकुलेट करो तो देखिए कॉपर का होता है 63.5, है ना, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का 16, तो देखिए 63.5 प्लस 32 प्लस 64, अगर अपन इसको सबको सम कर दे तो आपको ये वैसे तो कैलकुलेट करने की अपन को जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, आपको वैसे ही समझ में आ रहा है। देखिए कि ये कितना ज्यादा है, कॉपर सल्फेट का मास कितना ज्यादा है, अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए ये हो रहा है 159.5। अब मुझे ये बताओ मास के हिसाब से ज्यादा कौन है, कॉपर सल्फेट, और जो मास के हिसाब से ज्यादा होता है वही तो सॉल्वेंट होता है। और अपन को क्या लगता है कि यार सॉलिड चीज पानी में डिसॉल्व होनी चाहिए, है ना, लेकिन यहां पर तो पानी सॉलिड में डिसॉल्व हो रहा है एक तरीके से। तो मैं इसको क्लियर कट आपको मास के हिसाब से समझा रहा हूं। स्टूडेंट्स क्या होता है कि रट लेते हैं, उनको लगता है कि बस इसी में आता है, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ कर रहा हूं कि ये सॉल्वेंट कैसे बन रहा और ये अपना सॉल्यूट कैसे बना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अपना एक हाइड्रेटेड सॉल्ट अपन और ले लेते हैं, ऐसे अपन ने ले लिया, मान लीजिए ग्रीन विट्रियोल, है ना, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। अब ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, देखिए FeSO4.7H2, ये ग्रीन विट्रियोल होता है। आप इसको भी ऐसे देख सकते हो, बिल्कुल इसमें जो वाटर है और ये FeSO4 है तो ये सॉल्वेंट है, सॉलिड होते हुए भी ये सॉल्वेंट है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और 7 वाटर मॉलिक्यूल का मास इसके कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा सॉल्यूट। तो अपन बोल सकते हैं ना, देखिए लिक्विड सॉलिड में प्रेजेंट है, तो अपना टाइप क्या चल रहा था आप देख सकते हो,
लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए सॉलिड सोल्यूशन का अब अपन को देखना है तीसरा टाइप, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। इसमें सॉल्यूट जो है वो गैस है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो सोल्यूशन का टाइप क्या कहलाएगा, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन। अब गैस इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, देखिए गैस एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। अपन को पता है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी सरफेस पर गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, स्पेशली अपन बोल सकते हैं, अपन को पढ़ने में आ जाता है हाइड्रोजन गैस वगैरह एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये कैसा एग्जांपल बन जाएगा, अपन बोल सकते हैं किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन का, है ना। डिसॉल्व्ड गैसेज इन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनमें गैसेस डिसॉल्व होती हैं, तो वो सारे एग्जांपल किसके अंदर आएंगे, गैस इन सॉलिड सोल्यूशन के अंदर आएंगे। देखिए अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टाइप, लिक्विड सॉल्यूशंस। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया, लिक्विड सॉल्यूशंस का एक सीधा सा मतलब है कि सॉल्वेंट जो है वो अपना लिक्विड स्टेट में होगा। किसमें होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। देखिए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और ये सॉल्यूट है। अब देखिए लिक्विड जो है अपना, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में, तो इसमें आप सॉलिड मिलाकर सोल्यूशन बना सकते हो, इसमें लिक्विड मिलाकर सोल्यूशन बना सकते हो, और इसी लिक्विड सॉल्वेंट में आप गैस सॉल्यूट मिलाकर भी सोल्यूशन बना सकते हो। देखिए फर्स्ट इसका टाइप देखते हैं, अपना सॉल्यूट भी सॉलिड है और अपन बोल सकते हैं सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। यही तो अपन को सबसे अच्छे से याद रहता है कि रहता, शुगर ली वाटर में डिसॉल्व कर ली, सॉल्ट लिया वाटर में डिसॉल्व कर लिया, यूरिया लिया वाटर में डिसॉल्व कर लिया, ग्लूकोज लिया वाटर में डिसॉल्व कर लिया। क्यों, ये क्या बने, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया और अपना अपन बोल सकते हैं एक तरीके से ग्लूकोज वगैरह या शुगर, है ना, ये सारे क्या सॉलिड है और अपन किस में डिसॉल्व करें, लिक्विड वाटर में। तो ये एग्जांपल किस में आ जाएंगे, शुगर और सॉल्ट और ग्लूकोज और यूरिया इन वाटर, है ना, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है। अब देखिए अपन लिक्विड सॉल्यूट लें और लिक्विड ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा दें तो ये सोल्यूशन बनेगा लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का। अब इसमें अपन ऐसे दो लिक्विड ले सकते हैं जो मिक्सिबल होने चाहिए, मिक्स हो जाए। ऑयल और वाटर नहीं, ऑयल और वाटर मिक्सिबल नहीं है, वो तो इमिक्सिबल है, वो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आएंगे, और सोल्यूशन होने के लिए होमोजीनियस होना चाहिए। तो अपन को यहाँ पर ऐसे दो लिक्विड लेने हैं जो मिक्सिबल हो, जो एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हो जाते हो, जैसे इथेनॉल इन वाटर, मिथेनॉल इन वाटर, है ना। इथेनॉल और मिथेनॉल तो हर प्रोपोर्शंस में वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। और अपन बोल सकते हैं विनेगर, विनेगर है ना, कितने का होता है, 5 to 8% का सोल्यूशन होता है किसका, एसिटिक एसिड इन वाटर। देखिए है ना, मिथेनॉल और इथेनॉल इन वाटर, विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं ना, सिरका, ठीक, ये इस्तेमाल होता है। किसकी जगह इस्तेमाल होता है, देखिए जैसे कुछ फूड आइटम्स बनाते हैं ना, तो नींबू की कमी को पूरा करने के लिए मिलाया जाता है सिरका, विनेगर, ठीक। तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड और वाटर होता है। इस तरह बेंजीन इन टोलुइन, अब बेंजीन टोलुइन में मिक्स हो जाता है ना, क्यों, दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब दोनों नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो अगर अपन टोलुइन में बेंजीन मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएंगे, तो ये क्या बनेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। देखिए इसी में अपन थर्ड देखते हैं, गैस को अगर अपन लिक्विड में मिला दें, गैस को अगर अपन लिक्विड मिला दें तो सोल्यूशन का टाइप क्या कहलाएगा, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। देखिए गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल जो अपने दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, क्या, जो आप लोग बहुत पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स क्या होते हैं भाई, जनरली जो अपन बोल सकते हैं जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, अपन बोलते हैं थम्स अप, कोका कोला, है ना, पेप्सी वगैरह, ये सब कैसे बनती है भाई, CO2 को वाटर में डिसॉल्व करवाया जाता है। शुगर वगैरह तो ऐड करते ही है, लेकिन CO2 डिसॉल्व करवाई जाती है किसमें, वाटर में। तो ये जो है अगर अपन बोले कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, कार्बोनेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि CO2 वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं अपन। सोडा वाटर, ठीक, इसमें भी अपन बोल सकते हैं CO2 डिसॉल्व करवाई जाती है। एरेटेड ड्रिंक्स, है ना, और O2 इन वाटर। भाई जनरली जो अपन वाटर पीते हैं उसमें भी O2 डिसॉल्व होती ही है। अगर O2 वाटर में नॉर्मली डिसॉल्व ना हो तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे जिंदा रहेंगे बेटा, है ना, मतलब O2 तो उसमें डिसॉल्व होगी ही होगी, O2, ठीक। तो ये अपन देख रहे हैं सारे एग्जांपल किसके बनेंगे, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल में आएंगे। अब देखिए अपन देखते हैं थर्ड, गैसियस सॉल्यूशन। तो देखिए नाम आया गैसियस सॉल्यूशन, मैंने पहले ही बताया जो नाम है उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट उसी फिजिकल स्टेट का होगा, तो सॉल्वेंट क्या रहेगा, गैस गैस गैस। अब इस गैस में आप सॉलिड मिला सकते हो,
सॉल्यूट के रूप में, आप लिक्विड मिला सकते हो, और आप गैस में गैस मिला सकते हो। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल सॉलिड इन गैस, तो नाम क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। अब सॉलिड इन गैस अपन को दिमाग में आता है, सॉलिड को गैस में कैसे मिला सकते हैं, सॉलिड को गैस में कैसे मिला सकते हैं। देखिए जितने सब्लिम्ड कंपाउंड होते हैं, जैसे सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड गैस, कैम्फर वेपर्स इन नाइट्रोजन गैस, है ना, कैम्फर अपन ने लिया, उसको गर्म कर दिया और वो एटमॉस्फेयर में आ गया, तो कैम्फर इन एयर, कैम्फर इन एयर। आयोडीन भी सब्लिम्ड कंपाउंड है, तो आयोडीन को अगर गर्म कर देंगे तो आयोडीन के वेपर्स किस में आ जाएंगे, एयर में आ जाएंगे। तो आयोडीन रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉलिड, अपन ने गर्म करके उसके वेपर्स को एटमॉस्फेयर में लाए हैं, इसलिए ये एग्जांपल सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का बन रहा है। अदरवाइज अपन बोल सकते हैं आयोडीन वेपर्स इन एयर, कैम्फर इन एयर, मतलब जितने लगभग सब्लिम्ड कंपाउंड होते हैं अगर अपन उनको गर्म करके एयर में ले आए तो ये किसका एग्जांपल बनते हैं, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन का। अब देखिए लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड को गैस में ले आए, है ना, तो ये टाइप क्या कहलाएगा, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशंस का। लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट अपना गैस है। अब देखिए क्लाउड्स, बादल, है ना, फॉग, ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी, भाई ह्यूमिडिटी कब होती है, बरसात के सीजन में होती कि नहीं होती। तो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में उस टाइम बरसात के सीजन में बहुत सारे बारिश होती है, तो वाटर वेपर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसी को तो अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो क्या प्रेजेंट है एयर में, वाटर वेपर्स। तो लिक्विड जो है वो किस में प्रेजेंट है, गैस में। इसलिए देखिए क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, अगर हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशंस का एग्जांपल हो जाएगा। ये सारे गैस इन गैस, अब दोनों ही चीजें गैस हैं, मतलब सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है, तो ये किसका मतलब टाइप को क्या बोलेंगे, गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो एयर, एयर में अपन बोल सकते हैं, देखिए कंपोनेंट, देखिए वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट की बात करें तो अपना सबसे मेन कंपोनेंट तो देखिए नाइट्रोजन है, उसके अलावा दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो ऑक्सीजन। तो अपन नाइट्रोजन को क्या कंसीडर कर लें, ज्यादा है तो सॉल्वेंट, बाकी सारी गैसेस को क्या कंसीडर कर सकते हैं अपन, सॉल्यूट। तो ये एग्जांपल हो जाएगा, देखिए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, है ना, एयर, एयर किसका एग्जांपल हो जाएगा, गैस इन गैस सॉल्यूशंस का। अब अपन यहां पर ऐसा बात कर सकते हैं, देखिए अगर एक सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा है जो दो सब्सटेंस से मिलकर बना है, जिनमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल का साइज अपन बोले कि बहुत बड़ा है और दूसरे कंपोनेंट जो है उनके पार्टिकल का साइज काफी छोटा है, तो इस तरह से बनने वाले सॉलिड सॉल्यूशन को अपन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं, जब एक अपन बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हो, एक ऐसा सब्सटेंस हो जिसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है और एक ऐसा सब्सटेंस हो जिसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो, तब ही हम इस सॉल्यूशन को इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। और देखिए अगर हम किसी मेटल में कोई नॉन मेटल ऐड करते हैं तो जो मेटल होता है उसकी जो अपन बोल सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन को पता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड बियरिंग कैपेसिटी बिफोर द ब्रेक, कोई चीज टूटने के पहले कितना वजन सह सकती है उसको अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अगर अपन मेटल में नॉन मेटल ऐड करते हैं तो ऐसा करने पर जो मेटल होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटा कम हो जाती है। और आज फाइनली अपन लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस अपन बोल सकते हैं, देखिए अपन तीन इंपॉर्टेंस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंस तो ये है, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कंपोजिशन पर। अगर अपन देखिए वाटर में फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 1 ppm है, ppm अपन कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक। देखिए अगर वाटर में फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 1 ppm है तो ये टूथ डिके को रोकता है, मतलब दांतों के गिरने को रोकता है। लेकिन अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ जाए 1.5 ppm हो जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करता है ना, देखिए 1.5 ppm कॉजेज द टीथ टू बिकम मोटल्ड, मतलब दांत कैसे हो जाते हैं बेटा, कलर्ड, चितकबरे, है ना, ऐसा लगता है जैसे गुटखा खाया हुआ है, ऐसे दिखने लगते हैं। अगर वाटर में फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाए 1.5 ppm, क्या इससे ज्यादा हो जाए तो हाँ, इससे ज्यादा हो जाए तो फिर ये रेड पॉइजन का काम करता है, मतलब इस तरह के पानी को पी के चूहे मर सकते हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस की, है ना। सॉल्यूशंस का सेकंड इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, देखिए जो इंट्रावेनस इंजेक्शन अपन लगाते हैं ना वेंस में, उसका जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है वो ठीक किसके बराबर होता है, ब्लड प्लाज्मा के, और कंसंट्रेशन ये कितना होता है 0.9% NaCl के बराबर, 0.9% NaCl के बराबर। अगर ये
आयनिक कंसंट्रेशन इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं उनका अगर 0.9% NaCl से कम या ज्यादा हो जाए तो आरबीसी या तो श्रिंक कर जाएंगे या अपन बोल सकते हैं बस्ट होकर फट जाएंगी, है ना, बस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, तो तब भी दिक्कत है। तो अपन को कहीं ना कहीं सोल्यूशन का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि हाँ भाई अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% NaCl के बराबर होना चाहिए। इस तरह अपन थर्ड देखते हैं जो अपन ने अभी डिस्कस किया, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट यूजेस। तो एलॉयज जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, डिफरेंट यूजेस इनके अपन अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे अपन बोले कि अगर अपन कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अपन ने देखा ब्रास बनता है, कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अपन ने देखा ब्रॉन्ज बनता है। तो कहीं ना कहीं एलॉयज जो बनाना पॉसिबल है वो भी अपन को उस एलॉयज बनाने के लिए सोल्यूशन टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, है ना। और सोल्यूशन टॉपिक का नॉलेज होगा कब, जब अपन पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक, तो अपन ने ये आज डिस्कस किया है और नेक्स्ट अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस।